आज हम देखने वाले हैं एक साउथ कोरियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जहां एक जीनियस चोर दिखाया गया है जिसका काम शहर की अलग अलग जगहों पर जमीन के नीचे पड़ी पाइपलाइन में छेद करके वहां से तेल चोरी करना था। तो कैसे उन्होंने इस मिशन का प्लान बनाया, मिशन में क्या क्या हुआ और क्या वे इस मिशन में सक्सेस हुए, यही हम इस मूवी में देखेंगे। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के सियोल शहर से, जहाँ हम शहर के अंदर एक अंडरग्राउंड देखते हैं। उस अंडरग्राउंड में कोरिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन थी जिसके जरिए तेल सप्लाई होता है। असल में यहाँ विभिन्न जगहों पर लगभग 12,000 पाइपलाइन फैली हुई हैं और उन सब पाइपलाइनों के जरिए से तेल सप्लाई किया जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ड्रिलबिट है। ड्रिलबिट कोई आम इंसान नहीं था, वह एक कुख्यात चोर था। वह तेल चोरी का काम करके अब काफी अमीर बन चुका था। असल में वह इन तेल पाइपलाइनों में छेद करके यहाँ से तेल चुराता था, लेकिन ये काम वह खुद के लिए नहीं करता था, वह अलग अलग लोगों के साथ डील करके ये काम करता था। उसका मेन काम पाइपलाइन में छेद करके एक लाइन तैयार करना होता था जिससे जिसने डील की होती वो उस लाइन के माध्यम से अपनी मर्जी से तेल निकाल सके। लेकिन पाइपलाइन में छेद करना कोई आम काम नहीं था, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर छेद करते वक्त कोई गलती हो जाए तो विस्फोट हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है, और अगर किसी तरह से वो पकड़ा गया तो जुर्माना तो है ही, साथ में जेल भी। पर ड्रिलबिट को इन सब बातों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वह पाइपलाइन ड्रिलिंग में काफी एक्सपर्ट था, इसलिए उसका नाम ही ड्रिलबिट पड़ गया। चूंकि ये काम बहुत रिस्की था, इसलिए वो डीलर्स से बहुत पैसा लेता था। एक छेद के लिए उसकी फीस लगभग 1,25,00,000 रुपए थी। ड्रिलबिट लंबे समय से ये काम करता आ रहा था और अब वह काफी अमीर बन चुका था, फिर भी वह अपना ये काम जारी रखे हुए था। अब हम एक डीलर स्ट्रो को देखते हैं जिसने किसी और डीलर के जरिए ड्रिलबिट का पता लगाया। स्ट्रो ने पैसा लेकर ड्रिलबिट के साथ डील कर लिया, पर जो आदमी स्ट्रो ने ड्रिलबिट के नाम से पेश किया वो असली ड्रिलबिट नहीं था, वह एक आम कर्मचारी था जिसके पास ड्रिल के बारे में थोड़ा बहुत आदमी था। असल बात यह थी कि ड्रिलबिट एक छेद के लिए लगभग 1,25,00,000 रुपए लेता था, इसलिए डीलर ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक सिंपल आदमी को भेज दिया ताकि वह उसे थोड़े पैसे देकर पूरा पैसा खुद रख सके। अब वो आदमी अपनी मोबाइल में टाइमर सेट करता है, पर ड्रिल करते वक्त समय और प्रेशर में मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। पाइपलाइन छेद करने में टाइम और प्रेशर दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। चूंकि वह आदमी बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं था, उसने उस पाइप पर बहुत प्रेशर दे दिया। वहां एक छोटी सी चिंगारी की वजह से तुरंत पाइप में आग लग गई और बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। तभी डीलर मौके से भागने की कोशिश करने लगा। विस्फोट से पहले वह आदमी और स्ट्रो किसी तरह बाहर निकल तो गए, लेकिन स्ट्रो ने वही आदमी को पकड़ लिया और बोला, कितना नकली निकला तुम लोग, मेरे कितने पैसे खराब हुए, पैसे वापस दो। लेकिन असल पैसा तो डीलर के पास जा चुका था। स्ट्रो और कहता है, मेरे पैसे तो चले गए ही, ऊपर से अब पुलिस की छानबीन भी होगी, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जान बन जाएगी। इतने बड़े विस्फोट के बाद पुलिस यहीं पहुंचेगी और जांच करते करते वे शायद मुझ तक भी पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद सचमुच पुलिस वहां पहुंच जाती है। पूरी टीम जगह को सील करके जांच करने लगती है। पहले वे वहां जली हुई चीजों को संभाल रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें वहां एक ड्रिल मशीन का ड्रिल बिट मिल जाता है, जबकि यहाँ तेल पाइपलाइन के पास ड्रिल बिट होना ही अजीब था। इसका मतलब साफ था, किसी ने यहाँ जानबूझकर प्लान करके आग लगाई है। पूरे सीन को देखकर पुलिस भी यही सोचने लगी है। इसी बीच पुलिस टीम में एक शख्स था, मानसिक के बारे में सबका मानना था कि वह निकम्मा है। न तो सीनियर अफसर उसे तवज्जो देते थे और न ही उसके जूनियर्स। अब तक मानसिक कोई केस सॉल्व नहीं कर पाया था, इसलिए वह हमेशा खुद को साबित करने के मौके ढूंढता रहता था। आज जब उसने पाइपलाइन के पास ड्रिलबिट देखा तो वह बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। वह अपने सीनियर अफसरों को बताने लगता है कि लगभग 5 साल पहले भी एक ऐसी ही पाइपलाइन में ऐसा ही मामला हुआ था। किसी चोर ने पाइपलाइन को ड्रिल मशीन से छेद किया था। मानसिक का मानना था कि शायद वही चोर आज भी शामिल हो सकता है और उस चोर को 5 साल पहले अरेस्ट भी किया गया था। इसलिए वह अपने सीनियर को समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर वे 5 साल पुराना फाइल निकालें तो शायद उसी चोर तक पहुंच सके। पर अफसर लोग मानसिक की बातों को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे थे, किसी को उसकी बातों की परवाह ही नहीं थी। फिर हम जनरल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक गाड़ी के टैंक से तेल चुरा रहा था। असल में यही जनरल वह डीलर था जिसने ड्रिलबिट की जगह वो आदमी भेजा था। जनरल को पकड़ने की खोज में स्ट्रो वहां आता है और उसे मारने तक जाने वाला होता है, क्योंकि उसने गलत आदमी को क्यों भेजा। जनरल उससे कहता है कि मैं मजबूर था, ड्रिलबिट एक छेद के लिए 1,25,00,000 लेता है, इसलिए मैंने कम पैसे वाले उस आदमी को भेज दिया ताकि मुझे ज्यादा मुनाफा हो। स्ट्रो बोलता है, ठीक है तुमने जो किया कर लिया, पर मेरी रकम मैं खोना नहीं चाहता। 24 घंटे के अंदर असली ड्रिलबिट को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके जरिए दूसरी लाइन से तेल लूंगा। फिर हम असली ड्रिलबिट को देखते हैं जो हमेशा काफी कूल मूड में रहता था। पहले वह बहुत गरीब था, बाद में उसने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन जब उसने ये धंधा शुरू किया तो उसके पास पैसों की ऐसी बाढ़ आ गई कि मानो वह पैसे की मशीन बन गया। ड्रिलबिट ने यह काम करीब 5 साल पहले शुरू किया था। वही चोर जिसकी बात मानसिक कर रहा था, वही ड्रिलबिट ही था, और तब से मानसिक 5 सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। पर सबूतों की कमी के कारण मानसिक कुछ कर नहीं पाता था। ड्रिलबिट इतना चालाक था कि उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत ही नहीं मिलता था, और वह यह अच्छी तरह जानता भी था कि मानसिक उसे पकड़ डेचने के लिए
लिए पस्त है। एक बार जब मानसिक छुप छुप कर ड्रिल बिट पर नजर रख रहा था, ड्रिल बिट ने उसे पकड़ लिया और कहा, ऐसे छुप कर मेरा पीछा करना बंद करो। कितने दिन तक मेरे पीछे पड़े रहोगे? क्या तुम समझते हो हर चोरी के पीछे मेरा ही हाथ है? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मानसिक बोला, मुझे पता है शहर की चोरियों के पीछे तुम्हारा हाथ है। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं अभी तुम्हारे गैराज की तलाशी लेना चाहता हूँ। ड्रिल बिट ने उसे गैराज सर्च करने को कहा, लेकिन पूरी तरह तलाशी के बावजूद भी मानसिक को वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ड्रिल बिट को दोषी ठहराया जा सके। ड्रिल बिट वहाँ खिसकर जोरदार हंसता है और मानसिक वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जनरल ड्रिल बिट के पास आता है। असल में जनरल ड्रिल बिट का दोस्त था जो ड्रिल बिट के लिए विभिन्न जगहों से क्लाइंट लाया करता था, लेकिन इस बार लालच में उसने ड्रिल बिट की जगह किसी और को भेज दिया ताकि वह ज्यादा कमीशन कमा सके। जब ड्रिल बिट को यह बात पता चलती है कि जनरल ने कमीशन की लालसा के चलते इतना बड़ा हादसा करा दिया तो ड्रिल बिट उस पर बहुत गुस्सा होता है। जनरल बार बार माफी मांगता है और कहता है कि जिसने उसे काम दिया था वह एक बड़े गैंगस्टर है। उसका काम पूरा न होने की वजह से वह जनरल के पीछे पड़ा हुआ है और अगर ये काम मैं पूरा नहीं कर पाया तो वह मुझे मार देगा। जनरल रिक्वेस्ट करता है, तुम मेरी मदद करो, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी इस तरह का कुछ नहीं करूंगा। तो क्योंकि जनरल ड्रिल बिट का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए ड्रिल बिट जनरल की बात नजरअंदाज नहीं कर पाता। वह सीधे स्टरो के पास जाता है। डील के मुताबिक वो फिर से एक और पाइपलाइन में छेद करने निकलता है। ड्रिल बिट के पास एक स्पेशल ड्रिल मशीन थी जो उसने खुद बनाई थी। उस मशीन और अपनी काबिलियत की वजह से वह उस पाइपलाइन में बखूबी छेद कर देता है और साथ ही वहां एक गुप्त लाइन भी जोड़ देता है। स्टरो जब ड्रिल बिट की यह कला देखता है तो वह काफी इंप्रेस्ड हो जाता है और उसे एक बड़े बिजनेसमैन का एड्रेस दे देता है जहां जाकर उसे बड़ा डील मिलने वाला था। ड्रिल बिट तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचता और वहां उसे उस बिजनेसमैन से मिलना होता है। उस शख्स का नाम जियान था। जियान भले ही बड़ा बिजनेस था पर वह कर्ज में डूबा हुआ था, इतना कर्ज कि अगर उसने अपना घर गाड़ी सब बेच दिया और सारी उम्र कमाई ही करता रहा तब भी कर्ज चुकता नहीं था। इसलिए जियान चाहता था कि ड्रिल बिट उसकी तरफ से पाइपलाइन में एक लाइन बना दे जिससे वह वहां से तेल चोरी करके अपने कर्ज चुकता कर सके। जियान ड्रिल बिट को कहता है कि तुम हमारे शहर की सबसे बड़ी पाइपलाइन में छेद करके मेरे लिए एक लाइन बना देना, जो भी तुम चाहो उतना पैसा मैं दूंगा। पर ड्रिल बिट समझ जाता है कि जियान इस काम से करोड़ों उगा लेगा, इसलिए चालाकी से वह अपनी फीस लगभग 5 गुना बढ़ा देता है। जियान को भी कोई आपत्ति नहीं होती और वह ड्रिल बिट को मिशन शुरू करने को कहता है। क्योंकि यह काम शहर की सबसे बड़ी पाइपलाइन में करना था, इसलिए ड्रिल बिट एक बहुत ही मजबूत टीम बनाता है। हर मेंबर अपने अपने काम में माहिर था। मजेदार बात यह है कि उस टीम में वही आदमी भी था जो पहले उस विस्फोट वाली घटना के दिन वहां गया था। उसका नाम था वेल्डर। वेल्डर ड्रिल में ज्यादा अच्छा नहीं था पर इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में उसका आइडिया अच्छा था। टीम के बाकी मेंबर थे चिफना जो एक सिविल इंजीनियर था और मैप की समझ में पारंगत था, जियोफ जो मशीन ऑपरेटर था और टीम में एक लड़की भी थी जो एक होटल के रिसेप्शन सेक्शन में काम करती थी। उसका नाम टीना था। टीना जिस होटल में काम करती थी वही होटल उस बड़ी पाइपलाइन के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए वे लोग होटल के अंडरग्राउंड के रास्ते अपना मिशन चलाने का प्लान बनाते हैं। टीना का काम था कि मिशन के दौरान होटल में किसी को भी बुक न होने देना ताकि किसी को अजीब लगे नहीं। सब लोग मिलकर मिशन शुरू करते हैं। ड्रिल बिट ने उस मिशन के लिए एक बहुत मजबूत और स्पेशल ड्रिल मशीन तैयार की हुई थी। वे सब होटल के अंडरग्राउंड में जाते हैं, थोड़ी प्लानिंग करते हैं कि कैसे काम होगा और उनका हर किसी का फोन उनसे लेकर रख दिया जाता है। मिशन खत्म होने पर ही उन्हें वापस मिलेंगे। एक मैप देखकर ड्रिल बिट तय करता है कि किस जगह से पहले खोदना शुरू करेंगे। काफी सोच विचार के बाद वे एक दीवार चुनते हैं और हथौड़े से पहले उस दीवार को तोड़ते हैं। इसी बीच जियान अपने एक बंदे से कहता है कि वो अपनी बैंक में जितना पैसा जमा है उस सब पैसे से वह तेल खरीद ले, क्योंकि जियान की बड़ी प्लान ये थी कि जैसे ही उसे पाइपलाइन से लाइन मिल जाएगी वह वहां से बहुत सारा तेल निकालवाएगा और इलीगल तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में तेल निकाले जाने से पूरे देश में तेल की किल्लत पैदा हो जाएगी। इसी स्थिति का फायदा उठाकर जियान उन तेलों को महंगे दामों पर बेचकर खूब पैसा कमाना चाहता है। दूसरी तरफ वे दीवार तोड़कर अंडरग्राउंड चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे पाइप में छेद करने लगते हैं उन्हें वहां कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत दिखती है। चिफना जो टीम का मैप एक्सपर्ट था वहीं पर ड्रिलिंग रोकने की सलाह देता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होने से ड्रिलिंग करते वक्त विस्फोट का खतरा बहुत बढ़ जाता है और मौत तक हो सकती है। लेकिन ड्रिल बिट कहता है काम आगे बढ़ेगा और अब इसे बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जियान के साथ उनका डील पहले से हो चुका है। जोखिम होने के बावजूद उन्हें यह काम पूरा करना ही होगा। यह काम करने से पहले हर किसी ने रिस्क को जानते हुए हामी भरी थी। ऊपर से उन लोगों को डेडलाइन भी दी गई थी, तो काम रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। ड्रिल बिट
बिट की बात सुनकर वेल्डर बेहद नाराज हो जाता है। वह ड्रिल बिट से कहता है, तुम पैसों के लिए हम सबकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, अगर तुम्हें मरना है तो खुद जाओ। पर ड्रिल बिट जवाब देता है, तुम यह बात मुझे कैसे कह देते हो जबकि तुम भी पैसों के लिए यहाँ आए हो। वेल्डर टीम में सबसे ज्यादा गुस्से वाला था और वह ड्रिल बिट से ईर्ष्यालु भी था। उसे लगता था कि वह ड्रिल बिट से बेहतर है और उसी तरह बहुत पैसा कमाना चाहता है। वेल्डर दावा करता है कि अगर जोखिम है तो उसे वह मेन पोजीशन दे दे। अगर तुम मुझे मेन काम दे दो और तुम्हारे डील की पूरी रकम मुझे दे दोगे तब मैं अपनी जान जोखिम में डालने को राजी हूँ। वेल्डर की यह मांग सुनकर ड्रिल बिट गुस्से से भर जाता है और दोनों के बीच खूब झगड़ा शुरू होने लगता है। तकरीबन थप्पड़ झगड़े की नौबत आ जाती है। बाकी मेंबर को बीच में जाकर उन्हें शांत करना पड़ता है। चूंकि आज काम शुरू करने में बहुत देर हो चुकी थी, वे सब मिलकर फैसला करते हैं कि काम आज बंद रखा जाएगा और कल ठंडे दिमाग से सब प्लान के मुताबिक मिलकर काम पूरा करेंगे। अगले दिन जब वे फिर से खुदाई करते हैं और थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा एक पत्थर मिल जाता है। ऐसा पत्थर जो सिंपल ड्रिल मशीन से नहीं टूटने वाला था। उसे तोड़ने के लिए उन्हें हैमर ड्रिल की जरूरत थी, पर हैमर ड्रिल बहुत जोर का शोर करता है। इसलिए प्लान के मुताबिक वे वेल्डर को ऊपर भेजते हैं कि वह बहुत तेज म्यूजिक चलाकर शोर छुपाए और वेल्डर भी प्लान के अनुसार वही कर रहा था। वो लोग नीचे हैमर ड्रिल से पत्थर तोड़ना शुरू करते हैं। ऊपर वेल्डर इतना जोर से म्यूजिक बजाकर नाच रहा था कि नीचे से ऊपर की कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उधर हम मानसिक को भी देखते हैं जो अब भी ड्रिल बिट के पीछे पड़ा हुआ था। वह हर जगह ड्रिल बिट को ढूंढ रहा था। मानसिक के पास शहर की सारी पाइपलाइनों का एक मैप भी था जिससे उसने शहर के कई पाइपलाइनों का चेक करके उन जगहों पर हुए कई छेद और इलीगल कनेक्शन ढूंढ निकाले थे। जब वह ये सारी रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट में जमा कराता है तो सब मान लेते हैं कि शहर में वाकई तेल की चोरी हो रही है, वरना इतने सारे इलीगल पाइपलाइन कनेक्शन कहां से आते। तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट शहर की हर पाइपलाइन चेक करने के लिए पुलिस भेज देता है। जांच करते हुए एक पुलिस वाला उस होटल तक पहुंच जाता है जिसके नीचे ड्रिल बिट्स काम कर रहे होते हैं। टीना जब पुलिस को वहां देखकर घबरा जाती है तो वो किसी तरह अलार्म को दबा देती है ताकि ड्रिल बिट्स को पुलिस की बात पता चल जाए। वैसे ये अलार्म उन्होंने पहले से प्लान करके रख रखा था, पर बदकिस्मती से अलार्म काम नहीं करता क्योंकि खुदाई के दौरान किसी ने गलती से अलार्म की वायर ही काट दी थी और किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। दूसरी ओर जब पुलिस वेल्डर के बज रहे गाने को सुनकर अंदर चेक करने जाती है तो पहले वेल्डर पुलिस का स्वागत करता है और फिर ज्यादा तेज गाना बजाकर पुलिस को अपनी ओर नचाने की कोशिश करता है ताकि पुलिस ड्रिल बिट्स तक न पहुंचे। लेकिन अचानक बॉक्स की दिक्कत से म्यूजिक बंद हो जाता है और पुलिस को ड्रिल मशीन की आवाज सुनाई देती है। पुलिस तुरंत बेसमेंट की तरफ बढ़ती है, पर तब तक ड्रिल बिट वहां से सारे सबूत मिटा चुके होते हैं। वे सब मास्क पहनकर वहां ऐसे अंदाज में खड़े हो जाते हैं जैसे वे सब होटल में ही काम करने वाले लोग हों। दरअसल ड्रिल बिट्स के पास वॉकी टॉकी थी। जब अलार्म काम नहीं कर रहा था, टीना वॉकी टॉकी से उन्हें पुलिस की मौजूदगी की बात बता देते हैं। पुलिस कुछ भी न पाकर होटल से चला जाता है। फिर टीना नीचे आकर अलार्म की कट गई वायर ठीक कर देती है और उसके साथ वहां जियो सबो भी था। उधर ऊपर जो ड्रिल बिट्स हैं वे एक अलमारी को नीचे प्लेस कर रहे होते हैं। तभी वो अलमारी जमीन पर जोर से गिरती है और अंडरग्राउंड की कई हिस्से धंस जाते हैं। वे देखते हैं कि टीना और जियोसा मलबे के नीचे दब गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें बचाने का रास्ता भी मलबे से बंद हो गया है और वे अंडरग्राउंड के दूसरे सिरे पर फंस चुके हैं। तो वेल्डर चिफना से कहता है कि वहां फंसकर उनके पीछे समय गंवाने से हमारा कुछ नहीं होगा। वो लोग वहां इस तरह फंसे हैं कि हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, तो चलो अपना काम पूरा करते हैं और अगर वे मर भी गए तो उससे हमें फायदा होगा, उनकी हिस्सेदारी भी हमें मिल जाएगी। एक बार सोचा जा, हम इतने रिस्की काम कर रहे हैं और अगर यहाँ थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए तो बुरा क्या है। वेल्डर की बात सुनकर चिफना और ड्रिल बिट दोनों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कोई इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। फिर चिफना खुद ही मिट्टी खोदकर टीना और जियोसा को बचाने के लिए उतर जाता है और ड्रिल बिट भी उसके साथ जुड़ जाता है। किसी तरह वे दोनों टीना और जियोसा को मलबे से निकाल लेते हैं। रात में जब सब होटल के कमरे में सो रहे होते हैं, ड्रिल बिट अपने कमरे में बैठकर एक मैप देख रहा था। तभी बाहर से किसी अलार्म की आवाज आती है। ड्रिल बिट कमरे से बाहर निकलकर देखता है कि वेल्डर सारे पैसे चुराकर भागने की कोशिश कर रहा है। ड्रिल बिट उसे तुरंत पकड़ लेता है और उसे मारने पीटने लगता है। बाकी लोग उस आवाज को सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं, पर वेल्डर घुटनों के बल गिरकर सबके सामने भीख मांगने लगता है और कहता है, क्या तुम लोग सोचते हो ये पैसे मैं अपने लिए चुरा रहा हूँ? मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, उसे महंगी दवाई चाहिए, इसलिए मैं ये पैसे ले जा रहा था। उनकी दया जाग जाती है और सब कुछ कहने बताने बंद कर देते हैं, पर सच्चाई यह थी कि वेल्डर ने सिर्फ बचने के लिए ड्रामा रचा था, वह झूठ बोल रहा था। ड्रिल बिट अभी भी वेल्डर पर भरोसा नहीं कर पाता। तब ड्रिल बिट वहीं सोचकर रिसेप्शन पर जाकर अलार्म की वजह चेक करने लगता है। वहां वह कुछ सीसीटीवी फुटेज देखता है। 2 कैमरे बेसमेंट में लगे हुए थे जहां वे पाइपलाइन पर काम कर रहे थे। ड्रिल बिट समझता है कि ये कैमरे जियान ने ही लगाए थे और उसने टीना से कह रखा था कि वह छुपके उनकी हर हरकत
हरकत जियान को बता दे। अब ड्रिलबिट पक्के तौर पर जान जाता है कि टीना भी किसी हद तक जियान के लिए काम कर रही है। ड्रिलबिट टीना से रिक्वेस्ट करता है कि वेल्डर के भागने की बात वह जियान को न बताए, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता उनकी टीम का कोई भी मेंबर बाहर नहीं जा सकता, और अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो जियान उसे अपनी मर्जी की सजा दे सकेगा। ठीक उसी वक्त जियान वहां पहुंचता है और कहता है कि भले मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हारी हर खबर मेरे पास पहुंचती है। वेल्डर के भागने की कोशिश की सूचना भी मुझे मिली है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद जियान टीम की पेमेंट में से कुछ रकम काट देता है। फिर वह वेल्डर को एक जगह ले जाकर अपने लोगों के सामने सजा देता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा, पर इसके बदले में तुम मुझे ड्रिलबिट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दोगे। जियान असल में किसी भी तरह की गलती होना नहीं चाहता था। उसके ऊपर इतना बड़ा लोन था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए वह हर चीज के प्रति बेहद सतर्क था। इसके बाद ड्रिलबिट और उसकी टीम फिर से अपना काम शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मानसिक अपनी पूरी टीम लेकर शहर की हर पाइपलाइन में छेद ढूंढने में लगा रहता है। जो जगह मानसिक और उसकी टीम पर है, ठीक उसी जगह के नीचे ड्रिलबिट और उसकी टीम अपना मिशन चला रहे होते हैं। ड्रिलबिट और साथी जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे वे सारे लोहे के थे, और जब एक पुलिस वाला वहां मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहा था तो उन लोहे के औजारों की वजह से बीप साउंड आ जाता है। मानसिक तुरंत अपने लोगों को वहां खुदाई करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ टीना यह सब देखता है तो तुरंत अलार्म दबा देती है। अलार्म बजते ही अंडरग्राउंड में मौजूद सभी लोग भागने की कोशिश करने लगते हैं। वे सभी अपने सभी टूल्स उठाकर अंडरग्राउंड से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी ड्रिलबिट को याद आता है कि उसने एक लोहे का टूल्स वहीं पीछे छोड़ दिया है। वह दौड़कर वापस जाने की कोशिश करता है। इसी बीच उनके खोदने की वजह से वहां गैस लीक हो जाती है और उस गैस की वजह से ड्रिलबिट बेहोश होकर गिर पड़ता है। यह देखकर चिफना दौड़कर आता है और किसी तरह ड्रिलबिट को वहां से निकाल ले जाता है, और इस तरह वे इस बार पकड़े जाने से बच जाते हैं। उस दिन जब ड्रिलबिट की आंख खुलती है तो चिफना उसे बताता है कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और आज उसकी सर्जरी होनी है, पर अगर चिफना अभी वहां से पैसे लेकर नहीं गया तो उसकी पत्नी की सर्जरी नहीं हो पाएगी। चिफना असल में अपनी वाइफ की सर्जरी के पैसों के लिए इस मिशन में आया था, इसलिए वो सबसे इजाजत मांग रहा था ताकि वह अपनी पत्नी के पास जा सके। लेकिन टीम के बाकी लोग उसे मना कर देते हैं, क्योंकि अगर वह मिशन पूरा होने से पहले बाहर गया तो उनके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें टूट जाएंगी और उनकी पेमेंट से पैसे काट लिए जाएंगे। उसी समय जियान के फोन पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज वेल्डर ने भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि उनकी टीम का एक मेंबर चोरी छिपे वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद बाकी लोग मिलकर चिफना को उसकी वाइफ से मिलने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन यह भी छुपके ही किया जाता है। चिफना एक मैनहोल के रास्ते हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ है, पर बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले आते हैं ताकि यह सब सच है या नहीं यह चेक कर सकें। जब चिफना वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ कुछ दिन पहले ही मर चुकी है। यह जानकर वह बुरी तरह टूट जाता है। वह अपनी वाइफ की फोटो के सामने बैठकर रोने लगता है और टीम के बाकी मेंबर्स भी चिफना की इस हालत को देखकर उदास खड़े रहते हैं। फिर सब मिलकर चिफना को लेकर उस टनल के रास्ते वापस होटल पहुंचते हैं, पर वहां पहुंचकर उन्हें दिखता है कि जियान अपने लोगों के साथ मौजूद है, यानी वे सब जियान के पास पकड़े गए हैं। क्योंकि हर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ी हैं, जियान उन पर बहुत गुस्सा है। चिफना जियान से कहता है कि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, मेरी वाइफ बीमार थी इसलिए मैंने उनसे कहा था, उनकी कोई गलती नहीं। चिफना सच बोल रहा था, पर जियान उसे मारने लगता है। ड्रिलबिट को यह सब बिल्कुल सही नहीं लगता। किसी बेबसी इंसान को मारना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ड्रिलबिट बहुत गुस्से में आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है और बताता है कि अब वह जियान के लिए काम नहीं करेगा। उसी वक्त जियान ड्रिलबिट को उसकी माँ की एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसकी माँ अब उनके पास है। अगर ड्रिलबिट अब काम पूरा नहीं करता तो वे उसकी माँ को मार देंगे। ड्रिलबिट अब चारों तरफ से जियान फंस चुका था, इसलिए उसे मजबूरन काम करना पड़ा। लेकिन जियान अब और कड़ी शर्त रखता है, जब तक वे उस पाइपलाइन को ढूंढकर नहीं दिखाते तब तक वे अंडरग्राउंड से बाहर नहीं जा सकेंगे, मतलब बाहर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। उन्हें ध्यान से तेजी से वो पाइपलाइन खोजनी होगी। जब सब लोग अंडरग्राउंड में काम कर रहे थे तभी चिफना बेहोश हो गया। असल में उसे कैंसर था जो उसने अब तक किसी से नहीं बताया था और उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत थी। ड्रिलबिट सारे काम छोड़कर चिफना को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, पर जियान के लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। ड्रिलबिट अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह नीचे जाकर जियान के लोगों से भिड़ गया और किसी तरह चिफना को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन वहां जियान के और लोग भी आ पहुंचे थे और अब उनके पास भारी हथियार थे। शुरुआत में ड्रिलबिट की टीम थोड़ी घबरा गई क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे टकराव निभाए। तब वे पास के एक गैस पाइप का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। गैस पाइप में लगी आग की वजह से जियान के लोग पास तक पहुंच नहीं पाते। जियान यहाँ तक धमकी देता है कि वह उन्हें गोली मार देगा, पर ड्रिलबिट अच्छी तरह जानता
कहता है कि अगर जियान सचमुच उन्हें मार देगा तो जियान का भी मिशन पूरा नहीं होगा, इसलिए वह सच में ऐसा नहीं करेगा। ड्रिलबिट जियान और उसकी टीम से कहता है कि अगर अभी उन्हें जाने नहीं दिया गया तो वह जियान और उसके लोगों को मार कर ही रहेगा। जियान फिर भी गोली मारने की धमकी दे रहा था, पर चिफना दौड़कर गोली खींचने की कोशिश करता है तो जियान तुरंत उसे गोलियां मार देता है। बाहर से गोली की आवाज सुनकर मानसिक और उसकी पूरी टीम वहां आ रही होती है, जिसकी वजह से जियान अपने लोगों के साथ किसी तरह वहां से भाग निकलता है। ड्रिलबिट भी अपने साथियों को लेकर किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वे सिर्फ चिफना का शव पाते हैं, पर किसी को पकड़ पाने में वे नाकाम रहते हैं। चिफना की मौत से ड्रिलबिट बहुत दुखी होता है और किसी भी तरह जियान से बदला लेना चाहता है। इसके बाद ड्रिलबिट सीधे अपने पुराने दोस्त जनरल के पास जाता है। जनरल से पता चलता है कि उसने ड्रिलबिट की मां को बचा लिया है और सेफ जगह पर रखवा दिया है, इसलिए अब ड्रिलबिट के पास डरने की कोई वजह नहीं रही और वह जियान से बदला ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ वेल्डर को शरीर पर चोटें आई थीं और वह हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था। वहां पुलिस की टीम पहुंचती है। ड्रिलबिट किसी तरह वेल्डर को वहां से निकाल ले आता है, क्योंकि अगर वेल्डर पकड़ा गया तो उनकी टीम के लिए खतरा बन जाएगा। तभी जियान के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है और उस शख्स ने उसे किसी जगह मिलने को कहा। जियान देखता है कि टिना, जो पहले उसकी तरफ थी, अब ड्रिलबिट के साथ चली गई है। जब जियान उस अननोन कॉलर से बात करता है तो उसे समझ आता है कि वह कोई और नहीं बल्कि ड्रिलबिट ही है। जियान ड्रिलबिट से रिक्वेस्ट करता है कि मिशन पूरा कर दे, पर ड्रिलबिट कहता कि हम सब मिलकर तुम्हारा मिशन पूरा कर देंगे, पर अब हमें और ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है और पकड़े जाने का खतरा 80% है। अगर तुम हमारी फीस 5 गुना बढ़ा दोगे तो हम तुम्हारा काम कर देंगे, क्योंकि इस काम को पूरा करते ही हम सब मिलकर फॉरेन चला जाएंगे। वहां हमारे ऊपर कोई रिस्क नहीं रहेगा, और अगर तुम हमारी शर्तें अभी मान नहीं लेते तो हम पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे कि तुमने हमें उस पाइपलाइन में इलीगल कनेक्शन बनाने को कहा था। तुम सोच भी सकते हो तुम्हारे लिए क्या होगा। जियान आखिरकार ड्रिलबिट की शर्त मान लेता है। इसके बाद ड्रिलबिट और उसके साथी फिर से काम पर लग जाते हैं। वेल्डर भी उनके साथ था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वेल्डर चुपके से जियान को उनकी हर खबर बता रहा था। उस दिन जब उनके काम खत्म हुआ, ड्रिलबिट वेल्डर को किसी जगह जाते देकर उसके पीछे पीछे जाता है। वह देखता है कि वेल्डर जियान के पास जाकर उनकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। उसी वक्त वह मानसिक को भी देखा, जो वेल्डर और जियान की तरफ आ रहा था, पर अगर मानसिक वहां पहुंच जाता तो पुलिस उनकी सारी प्लानिंग का पता लगा लेती। इसलिए ड्रिलबिट चालाकी से मानसिक के सामने से भाग जाता और मानसिक भी उसी का पीछा करने लगता है, न कि जियान का। ड्रिलबिट भागते भागते एक नीची जगह पर गिर पड़ता है और मानसिक उसे फिर देख नहीं पाता, पर ड्रिलबिट उस झटके से बहुत घायल हो चुका था। अगले दिन वे उस पाइपलाइन तक पहुंच जाते हैं। ड्रिलबिट वहां ड्रिल मशीन से पाइप पर छेद करने लगता है, पर यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत थी। चूंकि उसका शरीर अभी चोटिल था, वह प्रेशर नहीं दे पाता और खुद पाइप की प्रेशर में फिसल जाता है। तब ड्रिलबिट वेल्डर से कहता है कि यह काम वहीं पूरा करे। वेल्डर शुरू में इस काम के लिए राजी नहीं था, उसे पहले भी एक बड़ा हादसा हो चुका था, लेकिन ड्रिलबिट कहता है, तुम हर बार मेरे जैसे बनना चाहते हो, मेरे जैसी जॉब पाना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें सारी बातें सिखाऊंगा। अगर तुम्हें सीखने का मौका मिला तो तुम भी मेरे जैसा बहुत पैसा कमा सकोगे। ये सुनकर वेल्डर तुरंत मान जाता है। वह पाइपलाइन पर प्रेशर देता है और ड्रिलबिट उसे बता दे रहा था कि किस टाइम में कैसे प्रेशर देना है। पहले वेल्डर धीरे धीरे ही प्रेशर दे पा रहा था, पर ड्रिलबिट उसे हौसला देता रहा। कुछ ही देर में वेल्डर ने बहुत अच्छा प्रेशर दिया और पाइपलाइन में सुंदर तरीके से छेद कर दिया। इसके बाद ड्रिलबिट उसी छेद के जरिए वहां एक इलीगल पाइपलाइन कनेक्शन बना देता है। दूसरी तरफ जियान अपने सारे लोगों को तैयार कर रहा था कि तेल निकालकर वह उसे कैसे सेल करेगा, और उसने कई क्लाइंट्स के साथ डील भी कर ली थी। साथ ही उसने पहले से ही कई तेल ढोने वाली गाड़ियां भी रेडी रखी थी। जब वह उस इलीगल पाइप से तेल बहता देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। उसी वक्त ड्रिलबिट उसे फोन करता है और कहता है कि अभी पैसे लेकर आओ, क्योंकि हमने तुम्हारा काम कंप्लीट कर दिया है और जब तक तुम पैसे लेकर नहीं आते तब तक इस पाइपलाइन से तेल निकलना बंद रहेगा। ड्रिलबिट फिर वहां की पाइपलाइन बंद कर देता है और निकल जाता है, लेकिन वेल्डर तुरंत जियान से कांटेक्ट कर लेता है और जब जियान उसे पैसे देने गया तो वेल्डर चुपके से फिर से पाइपलाइन चालू कर देता है। वेल्डर और जियान की बातें ड्रिलबिट सुन लेता है। तब ड्रिलबिट तुरंत वेल्डर पर टूट पड़ता है और मारना शुरू कर देता है। वह कहता है, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम जियान जैसे बुरे आदमी के साथ खड़े हो। तुमने देखा नहीं कि उसने चिफना को कितनी बुरे तरह से मार डाला? चिफना ने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानी दी और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ड्रिलबिट आगे कहता है कि चिफना ने अपनी सारी बचत जो उसने अपने वाइफ के इलाज के लिए रखी थी तुम्हें देने के लिए छोड़ दी थी, सिर्फ तुम्हें देने के लिए, और तुम उन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो जिन्होंने उसे मार डाला। यह सुनकर वेल्डर अपनी गलती समझ जाता है और चिफना के लिए उसे बहुत दुख होता है। वह बहुत पछतावा करता है, पर अब टीम में किसी पर भी उसका भरोसा नहीं रहा, इसलिए वे सब मिलकर वेल्डर को बंधा देते हैं। वहीं जब वेल्डर और ड्रिलबिट पाइपलाइन पर काम कर रहे थे, जियान वहां लगे एक सीसीटीवी के जरिए सब देख रहा था और उसने वह फुटेज मानसिक के फोन पर भेज दी। पर उसने ऐसा क्यों किया, यह हम कुछ देर में ही जानेंगे। अब ड्रिलबिट जियान को आखिरी वार्निंग देता है और फोन करता है। जियान जवाब देता
कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर आ रहा हूँ, तुम लोग बाहर ही रुको। अब जब जियान वहाँ पहुँचता है, वह ड्रिलबिट से कहता है कि पाइपलाइन से तो कोई तेल नहीं बह रहा है और तुमने जो कनेक्शन बनाए हैं मैं कैसे भरोसा करूँ कि सब सही है। पहले मुझे अंदर ले जाओ और दिखाओ कि सब ठीक है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा दूंगा। ड्रिलबिट जियान को वहाँ ले जाता है और उसने बनाई सारी लाइनें जियान को दिखाता है, लेकिन जियान वहाँ ड्रिलबिट से कहता है, क्या तुम्हें लगा मैं इतना आसानी से पैसे दे दूंगा? तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तभी जियान के सारे लोग ड्रिलबिट और उसकी टीम को घेरे में ले लेते हैं। वे सब मिलकर उन पर हमला कर देते हैं, पर ड्रिलबिट और उसकी टीम उनका सामना करते हैं। वेल्डर भी जियान के खिलाफ लड़ता है। एक मोड़ पर ड्रिलबिट जियान को काबू में कर लेता है, लेकिन जब वह उसे गोली मारने ही वाला होता है तभी मानसिक वहाँ पहुँच जाता है। असल में जियान ने मानसिक को मैसेज करके यहाँ बुलाया था। मानसिक को देखकर ड्रिलबिट जियान को कुछ नहीं कहता और वह जल्दी से बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि उसका साथी स्ट्रो, जिसने ड्रिलबिट को जियान का पता बताया था, अब जियान के हाथों उसके बाकी सभी साथी बंधक बनाए गए हैं। तभी जियान का एक आदमी पीछे से आता है और ड्रिलबिट के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब ड्रिलबिट होश में आता है, वह देखता है कि जियान ने सबको एक जगह बंदी बना रखा है, यहाँ तक कि मानसिक नाम का पुलिस वाला भी बंदी है। उन्हें उसी पाइपलाइन के तेल फैक्ट्री के नीचे बंदी बनाया गया है। जियान ने हर जगह बम लगा रखा है ताकि फैक्ट्री के हर हिस्से में खतरा बना रहे, पर मानसिक और ड्रिलबिट कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि जियान ने ऐसा क्यों किया। फिर जियान ड्रिलबिट से बोलता है, तुम लोग मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? मैं कहीं से भी इलीगल तरीके से तेल निकालता तो पकड़ा जाता, इसलिए मेरी प्लान अलग थी। जब तुम लोग अपने मिशन में लगे थे, मैंने कई कंपनियों के नाम पर कर्ज लेकर करोड़ों रुपए की तादाद में तेल थोक में खरीद कर रिजर्व करवा लिया और फिर मैंने अपना मास्टर प्लान शुरू किया। मैंने इस फैक्ट्री के हर हिस्से में बम लगवा दिए हैं। कुछ ही क्षणों में मैं इस पूरे फैक्ट्री को नष्ट कर दूंगा और शहर में तेल की सप्लाई अचानक खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह हमारे शहर की सबसे बड़ी तेल फैक्ट्री है। इस स्थिति का फायदा उठाकर मैं अपना रिजर्व किया हुआ तेल महंगे दामों पर बेच दूंगा और अपने सारे लोन चुकाकर करोड़ों कमाकर बच जाऊंगा। और तुम लोगों के साथ मैंने मानसिक को यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मानसिक शुरू से ही पाइपलाइन के पीछे पड़ा था। वह किसी न किसी सबूत की खोज कर सकता था। उसे बचाकर रखना मेरा रिस्क कम कर देता था, वरना वह मेरे खिलाफ कोई बड़ा सबूत निकाल सकता था। आज तुम सब वहीं खत्म हो जाओगे और अगर तुम अंडरग्राउंड के नीचे ब्लास्ट होकर मर भी जाओ तो कोई तुम्हारे शव तक नहीं पहुंचेगा। इतना कहकर जियान वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद ड्रिलबिट एक लाइटर देखता है। वह किसी तरह उस लाइटर तक पहुंचकर गैस लीक कर रहे सिलेंडर के पास जाता और चतुराई से उस सिलेंडर में आग लगा देता है। आग की मदद से वह अपने हाथ पैरों पर बंधे रस्से काटकर छूट जाता और फिर अपने साथियों को भी आजाद कर देता है। फिर वे मिलकर फैक्ट्री में छुपाए गए सभी बम ढूंढ निकालते हैं और जब बम के फटने में बस 1 सेकंड बचा होता है, ड्रिलबिट किसी तरह वह बम लेकर पानी में छलांग लगा देता है, जिससे वे सब सेफ रहते हैं और ड्रिलबिट को भी चोटें नहीं आती। दूसरी तरफ जियान दूर किसी बिल्डिंग से फैक्ट्री देख रहा था और बार बार बटन दबा रहा था, पर बम ब्लास्ट नहीं हो रहे थे। इससे वह घबरा जाता है और समझ जाता है कि इसके पीछे ड्रिलबिट का हाथ है। वह तुरंत ड्रिलबिट को मारने के लिए वहां पहुंचता है। ड्रिलबिट भी अब जियान से बेहद खफा था और दोनों के बीच झड़प होती है। जियान ड्रिलबिट को जोर से मारने लगता है और एक बड़े पत्थर से उसे मार डालने ही वाला होता है कि तभी मानसिक आकर उसे रोक देता है। मानसिक कहता है जियान की सजा उसको पुलिस देगी और उसी समय वहां पूरी पुलिस यूनिट पहुंच जाती है, क्योंकि मानसिक ने उन्हें पहले से ही बता दिया था। पुलिस यूनिट ने वहां तुरंत जियान को अरेस्ट कर लिया और साथ ही ड्रिलबिट को भी हिरासत में ले लिया। हालांकि बहुत पहले ही ड्रिलबिट के बाकी साथी वहां से भाग निकले थे, पर ड्रिलबिट को खुशी हुई कि जियान पकड़ा गया। जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तभी ड्रिलबिट ने अपनी साथी टीम को एक अन्य पुलिस की गाड़ी में बैठे देखा। वे लोग दरअसल खुद ही पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण कर चुके थे, क्योंकि वे ड्रिलबिट का साथ देना चाहते थे। अंततः सभी को जेल ले जाया गया। इस पूरे घटना के 3 साल बाद तक बीत गए। इलीगल कामों में लिप्त होने के कारण ड्रिलबिट और उसके साथियों को 3 साल की सजा दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी और जियान को पकड़ने में पुलिस की मदद की, इसलिए उन्हें 3 साल से पहले ही रिहा कर दिया गया। अब वे सब ईमानदारी से काम करके अपना नया जीवन चला रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मानसिक जब सड़क पर चल रहा था तो उसने दूर से देखा कि ड्रिलबिट और उसके साथी किसी अंडरग्राउंड में उतर रहे हैं। उसे शक हुआ कि कहीं वे फिर से अपना पुराना धंधा तो नहीं शुरू कर रहे। जांच करने के लिए वह वहां पहुंचा, पर देखकर उसे बड़ा सुकून हुआ कि वे लोग वहीं कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि अब सीवर लाइन ठीक करने का काम कर रहे थे। यह देख मानसिक बहुत खुश हुआ। इस तरह वे सब इलीगल वर्क छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से एक नया जीवन शुरू कर देते हैं।